इफ्तिकार जी, आपका नाम इलेक्शन मैंडेट में कई लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था और मैं ये कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं करूँगा कि कई लोग तो ये कह रहे थे कि जब कांग्रेस की लिस्ट आई रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई इफ्तिकार अहमद, तो कई लोगों ने मुझे भी ये पूछा था कि ये इफ्तिकार है कौन। तो वो कौन कांग्रेस के लीडर्स जो खफा हैं वो मना पाओगे आप, या फिर ये खबर बेबुनियाद है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट आपको नहीं है, क्या इस खबर में भी कुछ सच्चाई है या ये भी बेबुनियाद एक सियासी शगुफा है? कह सकता हूँ कि 70% वोटर आज की तारीख में इसी चीज़ पर वोट देते हैं कि कौन सा आदमी हमारे समाज में डेवलपमेंट को ठीक कर सकता है। मंशूर से हट के रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को लगा कि आपके पास कुछ प्लान है भी, या फिर महज आप निकल पड़े हैं अपने घोड़े पे बैठ कर के हमें बस वोट मांगने हैं और जीतना है, या फिर कुछ प्लान आप लेके चल रहे हैं? बात हुई जीत हार अपनी जगह रही। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद 8 अक्टूबर के दिन गिनती होने के बाद लोगों के फ़ोन तो उठाएंगे ना। असेंबली इलेक्शंस का बुखार हर किसी के सिर पे चढ़ा हुआ है और आप सब जानते हैं कि इस वक्त किसी भी गली कूचे में आप खड़े हो जाएं, किसी भी दुकान पे चले जाएं, किसी भी घर में जब 2-3 लोग बैठते हैं तो वहाँ पे जो गपशप का मौजू रहता है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस हैं। जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में रजौरी पुंछ के असेंबली इलेक्शंस हमेशा एक अहमियत रखते हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी रिवायती तौर पर इलेक्शंस लड़े जाते हैं और इलेक्शन ना सिर्फ एक सियासी एक अमल है बल्कि यहाँ एक सियासी जंग भी कह सकते हैं। हम अपील ज़रूर करेंगे हर एक वोटर से कि वो कानून के दायरे में रहकर इस इलेक्शन में हिस्सा ले, ताकि पुरअमन तौर पर आपके कैंडिडेट जो आपके मनपसंद के कैंडिडेट हैं वो जीते हारें। बहरहाल इस सब के बीच रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस एनसी अलायंस के एक कैंडिडेट हैं इफ्तिकार अहमद, जो मेरे साथ हैं। इफ्तिकार अहमद का नाम मैदान में आना कई लोगों के लिए एक सरप्राइज़ था और आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बीच अलायंस है और सीट शेयरिंग फार्मूला में कांग्रेस को जो है वो रजौरी की सीट मिली। हर पार्टी में जैसे अलग अलग नाम होते हैं पैनल्स में, उसी तरह कांग्रेस से भी कुछ नाम हुए होंगे और आखिर में जो मोहर है वो इफ्तिकार अहमद के नाम पे लगी। और उसके बाद ये माना जाने लगा कि कांग्रेस और एनसी अलायंस जो है इसके बीच शायद चीज़ें उतनी बेहतर तरीके से रजौरी असेंबली हल्के में नहीं हो पाएंगी। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस की तरफ से एक यूनाइटेड फेस लेकर लाया गया है रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, और पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर मीटिंग्स हुई हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस की और कैंपेन को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इफ्तिकार जी, आपका नाम इलेक्शन मैंडेट में कई लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ था और मैं ये कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं करूँगा कि कई लोग तो ये कह रहे थे कि जब कांग्रेस की लिस्ट आई रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई इफ्तिकार अहमद, तो कई लोगों ने मुझे भी ये पूछा था कि ये इफ्तिकार है कौन। तो वो कौन इफ्तिकार कहाँ से आ गया मैदान में, कहाँ से वो मैंडेट ले आया, ये पूरी कहानी क्या है? सुमित जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस मौजू पर बात कर ली। मैं कोई बाहर से नहीं हूँ, एनआरआई नहीं हूँ। मैंने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत रजौरी डिग्री कॉलेज रजौरी से ग्रास रूट लेवल से शुरू किया। एक होता है कि डायरेक्ट पैराशूट करते हैं। मैं कॉलेज प्रेसिडेंट रहा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, फिर स्टेट जनरल सेक्रेटरी और फिर नेशनल में मैं पिछले 10 साल से नेशनल में था। लेकिन आपने देखा कि कभी भी मेरा कनेक्ट जो है अपने लोगों से कभी नहीं टूटा और रजौरी पिछले 21 साल मैंने पार्टी को दिए। कॉलेज प्रेसिडेंट से लेकर फिर डिफरेंट पोजीशंस पर, वो जो यूथ कांग्रेस में मैं नेशनल ऑफिस बीरर रहा, फिर मैं एआईसीसी का एपीआरओ रहा और फिर पीसीसी जनरल सेक्रेटरी, एआईसीसी मेंबर। और ये इस पूरा सफ़र जो है 12 साल का सफ़र मेरा नेशनल का था और बाकी जो सफ़र है 9 साल का वो मेरा स्टेट पॉलिटिक्स में। हाँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई चुनाव नहीं लड़ा, तो ये हो सकता है क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिलिमिटेशन हुई, नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, तो किसी को हो सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि मैं कोई मतलब मैं ग्राउंड के साथ नहीं था। मैंने लोकसभा इलेक्शन में 41 मीटिंग की जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस था और मियां अल्ताफ़ सब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने वो मीटिंग्स कवर की हैं और हर मुद्दे पर मेरी बात रही है। पिछले 1 साल से तो मैं पीसीसी जनरल सेक्रेटरी हूँ
और लोगों में आज अगर जो जन समर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, तो वो अगर मैं लोगों में ना होता तो वो प्यार कैसे मिलता। तो ये तो हमेशा जन समर्थन की आपने बात की, अगर हम सियासी खबरों पे यकीन करें तो ये पता चला है कि आपके कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो हैं वो खफा हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपको पूरी हिमायत नहीं मिल पा रही है और अलायंस का पूरा असर देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कांग्रेस के लीडर्स जो खफा हैं वो मना पाओगे आप, या फिर यह खबर बेबुनियाद है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट आपको नहीं है, क्या इस खबर में भी कुछ सच्चाई है, या ये भी बेबुनियाद एक सियासी शगुफा है? इस पे मैं आपसे जो है वो जानना चाहूँगा। देखिए, जो अलायंस हुआ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये लोकसभा में भी अलायंस था और आपने देखा कि लोकसभा इलेक्शन में कोऑर्डिनेशन जो कमेटी बनाएगी उसका मैं मेंबर था और रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से 37,000 वोट इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को मिला। और अभी जो लोक पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शंस में ये अलायंस है, आपने कल देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी क़यादत, जिसमें ज़िला सदर शफायत खान साहब, उनके जितने ब्लॉक प्रेसिडेंट रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, शफकत मीर साहब, प्रोविंशियल सेक्रेटरी वहीद कसाना साहब, मंजूर मलिक साहब, ठाकुर रमेश्वर जी ने कल मीटिंग रखी हुई है अपने पूरे वर्कर्स की। खालिद चौधरी साहब डीडीसी के मेंबर हैं, रियाज साहब बीडीसी के चेयरमैन हैं। ये सारे चेहरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैं आपको गिनवा रहा हूँ कि जिन्होंने पूरा सहयोग किया और आज मेरे साथ कैंपेन में हैं। खालिद चौधरी साहब भी, मंजूर मलिक साहब, रमेश्वर जी कल कर रहे हैं, शफायत खान साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद थे और उनके यूथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो लोग, देखिए अलायंस ज़मीन सतह पर है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारी क़यादत ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने ये फ़ैसला किया और ये अलायंस जो इत्तेहाद है वो ग्राउंड लेवल पर है और जो हमारा इत्तेहाद है वो मजबूती से काम कर रहा है। और आपने देखा कि एक माहौल बना है रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक माहौल है कि लोग इंडिया अलायंस को पसंद कर रहे हैं। इंडिया अलायंस, आज आप देखेंगे कि 3:30 बजे तक इतनी मीटिंग्स, आप लोगों का प्यार, अब मतलब कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको जो सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं और हमारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स, जहां लोगों की 20 बंदों की मीटिंग होती है, हमारी 500 और 1000 लोगों की मीटिंग हो रही है। और जहां हम मीटिंग करने जाते हैं वहाँ जलसा होता है। आज भी मैं चौधरी नाड़ में था और कल परसों मैंने ढूंगी में मीटिंग की, अड़गी में की, सनकारी में की, जहां हम 2-2 घंटे लेट जाते हैं, लोग फिर भी इंतज़ार करते हैं। जब हम घर में वापस आते हैं तब भी, अभी भी आप देखेंगे कि बाहर आप जब आए हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ भी मिलने के लिए आते हैं, अपनी सपोर्ट एक्सटेंड करने आते हैं, प्यार देने के लिए आते हैं। तो ये दिखलाता है कि इंडिया अलायंस कितने मजबूती से चल रहा है। जो कांग्रेस के लीडर्स का साथ ना होने की खबर हमें पता चली है। देखिए, कांग्रेस का लीडर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस कोई नाराज़ है। हाँ, इलेक्शन में मैंडेट हर आदमी मांगता है और डेमोक्रेसी में ये कोई गलत बात भी नहीं, क्योंकि हर आदमी का हक है और इसमें मैं मानता हूँ कि हर आदमी को अपने लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पार्टी का मंशूर होता है कि एक ही को मैंडेट, तो एक को मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस की जितनी भी क़यादत है मेरे साथ, वो पूरी फील्ड में घूम रही है, चाहे उसमें बड़े सारे चेहरे हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के चेहरे हैं, बाकी गुजर कम्युनिटी के चेहरे हैं। आप देखते हैं जब मैं कैंपेन करना चाहता हूँ तो वो लोग सारे मेरे साथ कैंपेन में होते हैं। हाँ, 1-2 लीडर्स हैं जिनकी तबीयत ख़राब है, तो वो भी मतलब हेल्थ, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो वो भी आने वाले 1-2 दिन में, वो भी जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी वो भी हमारे साथ कैंपेन में शामिल होंगे। आपने एक माहौल की बात की, हालांकि आपका एक बड़ा दावा है, मैं अपने तौर पे आपको कहूँ तो अभी वो माहौल मेरी नज़रों के आगे तो फ़िलहाल आना अभी बाकी है, हो सकता है वक्त के साथ चीज़ें बदलें। सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉलिटिक्स लोगों की होती है और जो भी हुकूमत बनती है, जो भी एमएलए बनता है, वो दरअसल लोगों की तरफ से चुना हुआ एक नुमाइंदा होता है, जो नुमाइंदा उनके मसाइल को हल कर सके। रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो नई बनी है डिलिमिटेशन के बाद, उसमें काफ़ी दूर दराज के इलाके भी हैं, क्योंकि हम अगर ये देखें कि रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ रजौरी शहर के 6 किलोमीटर के दायरे में है, तो वैसा नहीं है। हमारे यहाँ आज भी कई इलाके जो इनएक्सेसिबल हैं, जहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बेसिक इशूज़ हैं लोगों को। इफ्तिकार अहमद बतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस कैंडिडेट पार्टी के मंशूर से हट के रजौरी असेंबली के वोटर्स को क्या मैसेज देता है कि वो
किन प्रेरोगेटिव्स पर, किन चीज़ों पर, किन प्रायोरिटीज़ पर काम करेगा अगर कल लोग उन्हें जिताते हैं, या फिर उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए आखिर प्लान क्या है। क्योंकि अगर मुझे आप एक वोटर के तौर पे पूछें तो मैं हमेशा उस लीडर को वोट देना प्रेफर करूँगा जो कम से कम डेवलपमेंट डेफिसिट को दूर करेगा, जो डेवलपमेंट की कमी है उसको दूर करेगा। वो कोई भी हो सकता है। इसी तरह मैं यकीनन कह सकता हूँ कि 70% वोटर आज की तारीख में इसी चीज़ पर वोट देते हैं कि कौन सा आदमी हमारे समाज में डेवलपमेंट को ठीक कर सकता है। मंशूर से हट के राजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को लगा कि आपके पास कुछ प्लान है भी, या फिर महज आप निकल पड़े हैं अपने घोड़े पे बैठ कर के हमें बस वोट मांगने हैं और जीतना है, या फिर कुछ प्लान आप लेके चल रहे हैं? देखिए, मैंने नेशनल पॉलिटिक्स में रहा और मेरे पास एक विज़न है राजौरी को लेकर। सबसे पहले तो मैं इस राजनीति को बदलना चाहता हूँ जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स आज तक चल रही है। कौन सी पॉलिटिक्स, उसके कुछ बताएंगे आप हमें सिम्टम्स? 25 साल से हमारा एक बस स्टैंड नहीं बना। नहीं, ये तो डेवलपमेंट डेफिसिट आ गया, पॉलिटिक्स की बात। पॉलिटिक्स यही है ना, क्योंकि यहाँ ये होता रहा कि जो आदमी बनता रहा वो एक स्पेसिफाइड एरिया तक सीमित रहा। अगर किसी को एक नाले से वोट मिला तो वो नाले तक ही सीमित रहा। मैंने आपको उदाहरण बस स्टैंड राजौरी का इसलिए दिया क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का बस स्टैंड था और इसका काम 1999 में स्टार्ट हुआ, तो 25 साल हो गए। वो बस स्टैंड आज भी कंप्लीट नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए था कि अभी तक वो बस स्टैंड 5 साल में कंप्लीट होके तब जितनी गाड़ियाँ थी उसकी जो मिकदार है, वो गाड़ियों का इनफ्लो जो है वो बढ़ के अभी उस लेवल के 3-4 और बस स्टैंड बन जाने चाहिए। उसका कसूरवार तो आपकी पार्टी भी है, क्योंकि आपकी पार्टी के एमएलए भी तो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। मैं राजौरी की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने राजनीति के बदलाव की बात की है। मैंने एक उदाहरण, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि राजौरी एक वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जीएमसी एक जगह है और हॉस्पिटल उसका दूसरी जगह। आपको ये चीज़ कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिखेगी कि बच्चा पढ़ता कहीं है और प्रैक्टिकल करने कहीं जाता है। यानी वो थ्योरी पढ़ने के लिए जीएमसी वो मैरा में जाएगा और प्रैक्टिकल करने के लिए वो हॉस्पिटल में आएगा। तो ये दूसरा इशू है। मैं ये नहीं ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि मैं नौजवान हूँ और मैंने पूरे देश में जो सीखा है, जो मुझे एक्सपोजर हुआ है, जो मैंने डिफरेंट रियासत में काम करके मैंने सीखी हैं जो चीज़ें, क्योंकि उसमें मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी इलाके की डेवलपमेंट तब होगी जब उसमें रोड कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि जब रोड कनेक्टिविटी होगी तो वहाँ डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली जाएगी। वहाँ ऑफिसेस खुल सकते हैं, वहाँ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट खुलेगी, वहाँ तमीर व तरक्की बढ़ेगी। आप देखेंगे कि पहली प्रायोरिटी ये है कि अभी आप देखेंगे कि ये बनाला ब्रिज, आप आज भी पोल्स हैं लेकिन उसके बाद आगे काम नहीं। क्या रीज़न है, टेक्निकलिटीज़ क्या है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। दूसरा आप देखेंगे कि ये नाबन का ब्रिज, वेदांता आश्रम ब्रिज, तो वो भी अभी उसका भी ब्रिज कंप्लीट है लेकिन उसकी यूटिलिटी नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे रोड कनेक्टिविटी, तो जीएमसी से अगर हॉस्पिटल आना है तो आपको जवाहरनगर, और आपको पता है कि कितना ट्रैफिक कंजेशन रहता है, तो एक आदमी को कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा वहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो मेरी प्रायोरिटीज़ ये रहेंगी कि जितने काम रुके हुए, चाहे वो राजौरी बस स्टैंड का काम है, उसको फास्ट ट्रैक सिस्टम पर, जैसे डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट, एक टाइम बॉन्ड पर, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि लोगों की मुश्किल को दूर करना। तो मैं, अगर लोगों ने इंशाअल्लाह मुझे मौका दिया, और मैं नौजवान हूँ, 39 साल की उम्र में मुझे मैंडेट मिला है, और ये राजौरी में अभी जितने कैंडिडेट हैं इस वक्त चुनाव मैदान में, सबसे आई थिंक यंगेस्ट मैं हूँ। और मैंने, अगर मेरे दिल में, क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं राजनीति में, मैं एकेडमिक्स में ठीक था और मैंने ना तो कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, मैंने लॉ की लेकिन मैंने वकालत नहीं की। मेरा एक ही मकसद था कि मैं लोगों की खिदमत करूं और इस पॉलिटिकल सेटअप को, जो नैरेटिव है, इसको बदलूं। तो सबसे बड़ी बात है, एक तो अगर आप रोड कनेक्टिविटी की बात है, तो ये जितने काम रुके हुए, चाहे वो बनाला ब्रिज का है, चाहे वेदांता आश्रम का है, चाहे जीएमसी
कोट जीएमसी मैरा से हॉस्पिटल की रोड डायरेक्ट कनेक्टिविटी वाया BGSPU ये है। फिर अगर आप बात करें तो काफ़ी सारी पेंडिंग्स ब्रिज रोड कनेक्टिविटीज़ हैं। यहाँ से चिराना से लेकर अगर आप सनकारी की बात करें, फिर आप पलमा से लेकर कोटदाड़ा की बात करें, तो जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी, वहाँ बगला से लेकर अगर आप डुंगी की बात करें तो बड़ा घूम के जाना पड़ता है। तो मेरी प्रायोरिटीज़ ये रहेंगी कि डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटीज़, अगर कहीं टेक्निकल वे में काम बंद है तो उसको सॉर्ट आउट करके उसको फास्ट ट्रैक पे लाना, ताकि यहाँ तामीर व तरक्की ज़्यादा हो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मेरी मीटिंग BGSPU यूनिवर्सिटी में के पास थी। राजौरी पुंछ में एक यूनिवर्सिटी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, और उस यूनिवर्सिटी की हालत क्या है, वो पिछले 5 साल में या 6 साल में वो यूनिवर्सिटी डिग्रेड हुई है, और किसी भी लीडर्स की उस तरफ ध्यान नहीं गया, क्योंकि उनके लिए वो यूनिवर्सिटी है ही कुछ नहीं है, क्योंकि उनके विजन में ही नहीं कि ये यूनिवर्सिटी भी हमारा एक हिस्सा है। वहाँ जो कंट्रेक्चुअल स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ नहीं है, और जो पिछले 5-5, 10-10 साल से काम कर रहे हैं उनकी प्रमोशंस नहीं है। जब आप उनको कंट्रेक्चुअल लगाओगे, 10-10 हज़ार पे सैलरी पे आप 8-8, 10-10 घंटे काम करेंगे, तो उसका क्वालिटी जो है, क्वालिटी कैसे आएगी काम में। तो हमारी प्रायोरिटी, वाइस चांसलर का टेन्योर 3 साल का था और उसको एक्सटेंशन दी हुई है, एक्सटेंशन भी नहीं दी, बस वो रखा हुआ है। अब उसको वाइस चांसलर को ये नहीं पता मैंने यहाँ रहना है कि मैंने जाना है, तो वो भी टाइम पास कर रहे हैं। तो ये जो कैजुअल अप्रोच है, और बीइंग, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंपॉर्टेंट इसलिए, ये हेडक्वार्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हर जगह से, चाहे वो सुंदरबनी का आदमी है, चाहे वो नौशहरा का आदमी है, चाहे वो थन्ना मंडी का है, मंजाकोट का है, वो राजौरी आता है। तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी इस यूनिवर्सिटी में इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना, जो प्रमोशंस रुकी हुई हैं वहाँ परमानेंट स्टाफ को लाना, और ताकि परमानेंट जब स्टाफ आएगा तो एक क्वालिटी एजुकेशन लोगों को मिलेगी। और यूनिवर्सिटी हमारे पास एक असेट है जहाँ से हम एक क्रीम ऑफ सोसाइटी निकाल सकते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि यूनिवर्सिटी में एक निज़ाम को बेहतर करना। दूसरा, हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए बेसिक ज़रूरत है सेहत की। जो अगर आप देखेंगे कि GMC की हालत, आज भी कैथ लैब नहीं है, MRI का नहीं है। अगर वहाँ आप कोई भी हार्ट का पेशेंट है तो वो वहाँ जाएगा, आप आए दिन आप देखते हैं किस तरीके से कैजुअलिटीज़ होती हैं। किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो किस्मत से अगर कोई रेफ़र हो जाए तो हो जाए, और हॉस्पिटल कागजों में नंबर 1 नंबर 2 ये चल रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे अभी इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इसी वजह से मैं देखूंगा, चाहे PHC, जहाँ जहाँ PHC हैं वहाँ उन PHC को अपग्रेड करना, और एटलीस्ट 24/7 कि वो फंक्शनल रहे, कागजों में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली। लोगों को अगर रात को कहीं दिक्कत आती है तो वहाँ एटलीस्ट एक डॉक्टर, एक नर्स, गाँव में भी वहाँ वो 24/7 अवेलेबल हो, ताकि हमारे लोगों को परेशानी ना हो। रोड कनेक्टिविटी में जहाँ जहाँ मीटिंग करने जाता हूँ, लोगों को मुझसे बहुत मतलब उम्मीदें हैं। लोग कहते हैं कि नौजवान चेहरा आया है और आपसे हमें उम्मीदें हैं। तो रोड कनेक्टिविटी मेरी प्रायोरिटी रहेगी, और शॉर्टेस्ट रोड कनेक्टिविटीज़, क्योंकि मेरा मकसद है लोगों की डेवलपमेंट करना। जहाँ एजुकेशन की बात करें तो आपने देखा कि राजौरी में हमारे पास काफ़ी, क्योंकि हिली एरिया है, दूर दराज से, जैसे हाई सेकेंडरीज हैं, कुछ हाई स्कूल्स हैं। अब हाई स्कूल में अगर हाई सेकेंडरी नहीं है तो गरीब लोग हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। जब उनको राजौरी जाकर रोज़ के 200 रुपया उनको किराया चाहिए, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और यही रीज़न है कि ज़्यादा ड्रॉप आउट्स का रेशो ज़्यादा है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हम हर जगह डोर स्टेप पे एजुकेशन और फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये नहीं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जहाँ डोर स्टेप पे हर जगह जहाँ ज़रूरत है, ये भी नहीं कि जिस तरीके से एक ही जगह 2-2 हाई सेकेंडरी, और कुछ जगह जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ हम हाई सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे। और सबसे बड़ी बात, राजौरी में वुमेन डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज की बहुत दरीना मांग है। मेरी ये प्रायोरिटी है और मेरी मैनिफेस्टो में है कि हम गवर्नमेंट वुमेन डिग्री कॉलेज राजौरी के अंदर खोलेंगे।
ताकि हमारी जो हमारी जो बेटियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, उनको एक माहौल मिले और वो वहाँ एजुकेशन ले सकें। और दूसरी बात, आप देखेंगे कि हमारे लोग पसमानदा लोग हैं, हमारे पास हॉस्टल्स नहीं हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर ब्लॉक में ST SC हॉस्टल खोले जाएं, जिसमें उनको फ्री एजुकेशन मिले, फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, और वो मिले ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें। क्योंकि अभी आपने देखा कि 90% जो पॉपुलेशन है वो ST है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हर ब्लॉक में अगर ST हॉस्टल हो जाएगा, जहाँ SC हॉस्टल है वहाँ भी हो जाएगा, तो हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को ये बेनिफिट होगा। ये मेरा मंशूर है। तीसरी चीज़, आपने देखा कि स्मार्ट मीटर्स का इशू है। बिजली के बिल 1-1 लाख, 1.5 लाख। अच्छा, फिर वो उनकी MNST स्कीम आती है, लेकिन काफ़ी सारे MNST स्कीम भी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए है, लेकिन वो रेशनलाइज नहीं है, बिल रैंडम आते हैं। तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी, एक तो स्मार्ट मीटर में जब आपके पास इनकम नहीं है तो वो एक्सपेंडिचर कहाँ से करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी ये बदकिस्मती है कि 30 साल पहले हमारे पास हाइड्रो पावर यहाँ प्लांट था, जहाँ से बिजली पैदा होती। हमेशा क्या होता है कि आपके पास डेवलपमेंट क्या होती है कि 30 साल के बाद अगर वो 5 मेगा पावर उसकी होती कैपेसिटी, तो वो 10 हो जाती। लेकिन हुआ क्या कि 30 साल पहले हम एडवांस थे और 30 साल के बाद वो चीज़ बंद होगी। तो मैं आपके माध्यम से ये राजौरी की जनता से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पावर में आया तो इस हाइड्रो पावर जो प्लांट है इसको हम दोबारा फंक्शनल करेंगे, ताकि पावर जनरेशन जो हो, जहाँ एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे हॉस्पिटल है, जैसे GMC में है, जैसे कहीं भी जो एसेंशियल है, वहाँ हम अपनी पावर जनरेट कर सकें ताकि लोग हमारी राजौरी में नीड कैटर्स हो सके। तीसरी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट। आप देखेंगे कि राजौरी में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। अगर राजौरी को देखें तो राजौरी का क्लाइमेट, जम्मू कश्मीर में सबसे बेस्ट क्लाइमेट अगर है वो राजौरी का क्लाइमेट। और राजौरी जो है सेंट्रल पॉइंट है बिटवीन कश्मीर। हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने की बात कहेंगे आप? नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ वो मुझे कंप्लीट करने दें। एक सेंट्रल पॉइंट है आपका। सेंट्रल पॉइंट अगर कश्मीर रीजन की बात करें और जम्मू रीजन की बात करें तो राजौरी का अगर जोग्राफिकली और उसका जो क्लाइमेट है, क्योंकि अगर जम्मू में करें तो ज़्यादा गर्मी होगी, कश्मीर में करें तो ज़्यादा ठंड होगी, तो यहाँ मतलब एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। और टूरिज़म की बात करें तो कश्मीर में टूरिज़म है, जम्मू में टूरिज़म है, लेकिन राजौरी में टूरिज़म नहीं है। उसका रीज़न क्या है? क्या हमारे पास जगह नहीं है? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर एक टूरिस्ट दिल्ली से आता है तो उसको अगर वो घूमने आया तो उसको रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए, उसको खाने के लिए रेस्टोरेंट चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे तो वो राजौरी में अभी भी नहीं है। आप बुद्धल चले जाएं, या राजौरी में ऐसी जगह हैं। आप शिमला की बात करें, शिमला में क्या है? क्योंकि शिमला में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिमला से अच्छी जगह हमारे राजौरी में। तो मैं राजौरी को टूरिस्ट मैप पर लाकर डोमेस्टिक टूरिज़्म को बढ़ावा दूंगा, ताकि अगर कोई टूरिस्ट आता है तो अगर होटल्स नहीं है तो आपका डोमेस्टिक टूरिज़्म, जिस तरीके से हिमाचल में मैंने देखा, क्योंकि मुझे देश में घूमने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि वहाँ लोगों ने, सरकार पैसे देती है, आपके अपना घर है, होम स्टेज बनाए हैं, वहाँ लोगों आपकी आमदनी भी होगी और लोगों को अच्छा घर का खाना भी मिलेगा। तो टूरिज़्म को बढ़ाएंगे। दूसरा हॉर्टिकल्चर, जो क्लाइमेट हमारा है वही कश्मीर का है, लेकिन हमारे पास अच्छा हो सकता है हॉर्टिकल्चर, लेकिन हम उसको कमर्शियल वे से नहीं लगाते। अगर अमरूद की बात करें तो हर घर में होगा, लेकिन उसकी मार्केट नहीं है। तो आपके घर में अमरूद होगा, वो गिर के सड़ जाएगा, लेकिन आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा। अगर जैसे अमरूद से या ऐसे फ्रूट से जिससे जैम जेलीज बन सकते हैं, तो हम इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट यहाँ लगा सकते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट, ताकि जो हॉर्टिकल्चर है उसको एक मार्केट मिले। क्योंकि जब आप बाज़ार बनाते हैं तो अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी यूटिलिटी भी होनी चाहिए। तो वो उस पर मैं काम करूँगा। और तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, पहले हमारे यहाँ स्पेशल रिक्रूटमेंट होती थी, जैसे आर्मी में भर्ती होती थी, पुलिस में भर्ती होती थी, रेजिमेंट्स बनती थी।
ये बंद हो गया। तो आप अगर मुझे लोग चुन कर यहाँ से भेजेंगे तो मैं ये काम करूँगा कि यहाँ स्पेशल रिक्रूटमेंट दोबारा चलाऊँगा, क्योंकि लोगों सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का मुद्दा है, नौजवानों को रोज़गार चाहिए। तो ये इश्यूज़ हैं जिन पर मैं आने वाले दिनों में काम करूँगा। इश्यूज़ की बात हुई, इलेक्शन की बात हुई, जीत हार अपनी जगह रही। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद 8 अक्टूबर के दिन गिनती होने के बाद लोगों के फ़ोन तो उठाएंगे ना? मैं तो फ़ोन आज भी उठाता हूँ और तब भी उठाऊँगा। देखिए एक बात है, मैंने पॉलिटिक्स बाय चॉइस नहीं हूँ, बाय चांस नहीं हूँ सर, बाय चॉइस हूँ। मैं 21 साल में मैंने कोई, सुमित जी, मैंने फॉर्म नहीं कोई भरा, मैंने कोई बिज़नेस नहीं किया। मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो 24/7 पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैंने कोई बिज़नेस नहीं किया और मैं लोगों की खिदमत करने के लिए आया हूँ। और आज भी आप देखेंगे कि 3-3 बजे तक मैं लोगों के फ़ोन भी उठाता हूँ, लोगों की बात भी करता हूँ। और लोगों के फ़ोन उठा रहे हैं तो तभी ये इतनी मीटिंग्स में लोग आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि जो मीटिंग्स करने जाते हैं और लोग उनको बोलते हैं हमारे पास मत आइए। ये तो लोगों का प्यार है। मैं आपके माध्यम से, मैं रजौरी की जनता का मैं ऋणी हूँ, मैं उनका कर्जदार हूँ। मैं अपनी जगह सोचता हूँ कि ये जो प्यार मिल रहा है इसको मैं कैसे, इसको कर्ज मैं कैसे उतारूँगा। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दे रहे। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे लोग खुद फ़ोन करके बोलते हैं कि आप हमारे पास आओ, हमारे गांव में मीटिंग कब करोगे। ये लोगों का प्यार है और लोगों का प्यार इस वजह से है कि मैं लोगों के बीच में हूँ। अगर लोग मुझसे लोगों को उम्मीदें हैं और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। ये मेरे साथ इफ्तिकार अहमद जी थे, जो कि कांग्रेस के एक लीडर हैं और रजौरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस एनसी अलायंस कैंडिडेट हैं। इनके अपने प्रायोरिटी पॉइंट्स हैं, इनके जिन्हें हम प्रायोरिटी पॉइंट्स कहेंगे, इनके अपने एजेंडा पॉइंट्स हैं। इनने अपने तौर पे बताया कि ये अगर जीते तो किस तरह से इस इलाके की तरक्की को यकीनन बनाएंगे। जीत हार वोटर्स के हाथ में है। वोटर्स की तरफ से ईवीएम का बटन किस तरह से दबाया जाएगा, किसके हक में दबाया जाएगा, वो नतीजा तय करेगा और फिर उसके बाद चीज़ें होंगी। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि एक एक करके हम उन कैंडिडेट्स को आपके सामने लाएं, उनके मंशूर को आपके सामने रखें, उनकी बात को आपके सामने रखें, जो आपके असेंबली हलकों से आपके सामने असेंबली इलेक्शंस के मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शुक्रिया।